नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष दुबे। आज हम बात करने आए हैं इस बात पे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो हम लोगों का ओवरलैपिंग का मैटर है वो लखनऊ खंडपीठ में रिजर्व हो चुका है। और हम लोगों को जो माननीय कोर्ट ने 1 हफ़्ते का समय दिया था कि उस 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हम लोगों को अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल करना है। तो आज हमारी बात अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर से हुई और चूँकि हम उनको अपने पॉइंट्स बिंदुवार लिख कर देकर आए थे कि सर हमारी इन चीज़ों को आप जो है इन मांगों को और उसमें शामिल कर दीजिए, जिसमें जो याची लाभ वाली बात थी हमने उसको भी प्रमुखता से रखवाया है कि याची लाभ के लिए भी, ताकि अगर कोई रास्ता बने तो वहाँ से अगर सभी को लाभ मिलता है तो वो उसमें हमारा कुछ नहीं जाता है, भाई सबको नौकरी मिले तो हम लोगों को भी नौकरी मिले। तो उस बात को भी हम लोग उसमें रखवाए हैं। और सर से आज बात हुई है तो हम लोगों का रिटर्न सबमिशन दाखिल हो चुका है, ये जानकारी हमको आज मिल गई है। तो वही हमें आप लोगों को अवगत कराना था कि सर ने बताया कि बिंदुवार और अन्य लोगों की जो बहस हुई है उन सब को जो है समराइज़ करते हुए और एक जो है एक अच्छा रिटर्न सबमिशन हम लोगों ने दाखिल किया है। और उसमें अन्य सभी लोगों का भला हो उस तरीके की मांग को भी हम लोगों ने अपने रिटर्न सबमिशन में सर के माध्यम से कहा है कि सर इसको रखा जाए, तो उन्होंने उस बात का भी बहुत उसमें ध्यान रखा है। तो एक बात रही ये। दूसरा कि जो हम लोगों का ओवरलैपिंग पे ऑर्डर आएगा तो जो अंदर बहस हुई है दोनों पक्षों में, आरक्षित वर्ग में और सामान्य वर्ग में, तो वो ऑर्डर किस तरीके का हो सकता है या क्या चीज़ें हमारे फेवर की हैं या क्या चीज़ें हमारे विरोध में जा रही हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो जो विरोध वाली चीज़ें तो आपको पता ही है कि राघवेंद्र सिंह का जजमेंट है, विकास श्रृंखला है, जितेंद्र सिंह है और उसके अलावा जो है राघवेंद्र सिंह की SLP है, रामशरण मौर्य, ये सारे ऑर्डर्स जो हैं वो हम लोगों के जो है ये सब चीज़ें जो है एक तरीके से इनमें से कई ऑर्डर्स ये चीज़ दिखाते हैं कि ATRE भी एक क्वालिफाइंग नेचर एग्ज़ाम है और उस बात को प्रमुखता से आरक्षित वर्ग के वकीलों ने वहाँ पे रखा था। अच्छा, दूसरा उनका मानना यही था कि जो रूल 36 है उसके अकॉर्डिंग जो खुली प्रतियोगिता है वो ATRE के बाद शुरू हो रही है। जो शिक्षा मित्रों का वेटेज है, जब ATRE वो पास कर जाएंगे उसके बाद उनको वेटेज मिलेगा, तो इसका मतलब है कि फ़ाइनल मेरिट वहाँ बनेगी, तो वहाँ से आरक्षण शुरू हो रहा है, वहाँ से आरक्षण लगना चाहिए। अच्छा, जबकि अगर देखा जाए तो आरक्षण दोनों जगह पा गए हैं ये लोग। एक तो ATRE में आरक्षण पाया और जो फाइनल लिस्ट बनी वहाँ भी आरक्षण मिला है, दोनों जगह आरक्षण पाए हैं। अब उस पर जज साहब ने कई क्वेश्चन भी उठाए थे सरकार से कि हाँ आप बताइए कि वहाँ पर आरक्षण क्यों नहीं लगना चाहिए, और उस बात की वो छानबीन करना चाहते थे जज साहब कि आखिर वो वाली लिस्ट क्यों गलत है जो कि आरक्षण वाले लोग कह रहे हैं, वो लिस्ट क्यों ना मान ली जाए। इस बात पर जज साहब ने भसीन साहब से कई प्रकार के क्वेश्चन किए थे और भसीन साहब ने उसका अपने तरीके से जवाब दिया, जिस पे कोर्ट ने ये कमेंट भी किया कि हम आपके जवाब से आपका जवाब माकूल नहीं लग रहा मुझे बहुत अधिक, ये बात कोर्ट ने कही। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने तर्क पे कि कहाँ से एक आशा है जहाँ से हमें ये लगता है कि हमारा जो वो है वो ATRE वो तो एकदम सेफ जोन में मुझे दिख रहा है कि वो तो हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। और TT पर हम लोगों ने बढ़िया से अपनी बात को रखवाया है, अपनी बात को भले कम समय मिला है लेकिन उस कम समय में जितने बिंदु रखे जा सकते थे वो हमारे सारे वकीलों ने वहाँ पर रखे हैं। असित कुमार चतुर्वेदी सर ने, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर ने और अनिल तिवारी सर ने, तीनों लोगों ने वहाँ पर अपने सबमिशन को, मतलब अपने जो उनका सबमिशन था जो बना के लाए थे उसको उन्होंने रखा। और TT में जो महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे हमारे फेवर में, ओरल बहस की जा सकती थी, उसके अलावा जो फैक्ट रखे जा सकते थे वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने रखी। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए TT पर बोला कि हम ऐसा ऐसा चाहते हैं, और जो उन लोगों ने काउंटर एफिडेविट जो एफिडेविट फाइल किया था वो एफिडेविट भी हमारे फेवर का सरकार ने उनके सामने पढ़ा, जज साहब के सामने। अब जो एफिडेविट सरकार का आया था उस पे
एक क्रॉस क्वेश्चन ये आया कि अगर आपको टीटी में भी रिलैक्सेशन चाहिए था या टीटी वालों को भी आप आरक्षण का लाभ मान रहे थे तो आप एसएलपी में आते। मतलब ये बात गवर्नमेंट से कही गई कि आपको सिंगल बेंच के जजमेंट के खिलाफ एसएलपी में आना चाहिए, तो आप नहीं आए। तो बात तो तर्कपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई अगर आपको टीटी चाहिए था तो आपको एसएलपी में आना चाहिए। सरकार नहीं आई, सरकार एक एफिडेविट लाई और सरकार ने दिया, यानी कि सरकार ने कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया कि अगर कोर्ट को लगेगा कि ये चीज़ रिलेवेंट है तो कोर्ट उसको मानेगी, अगर कोर्ट को नहीं लगेगा तो कोर्ट नहीं मानेगी। और एक बात आपको बता दें, सरकार का पक्ष इतना रिलेवेंट नहीं है, कोर्ट को जो नियम कानून और चीज़ें समझ में आएंगी उन्हीं के हिसाब से कोर्ट करेगी। सरकार तो कुछ भी बना के दे रही है, सरकार का पक्ष जानना चाह रही है कि आखिर क्या कर रही है। अगर देखा जाए तो सरकार एक नियोक्ता है, सरकार जिस तरह से चाहे उस तरह से चीज़ें कर सकती है, लेकिन उसके लिए नियम पहले से बनाने पड़ते हैं। वहाँ एक चूक है, वहाँ एक जो है बात वो चूक है। यही बात हमारे तरफ से जो वकीलों ने रखी उसमें ये बात को रखा प्रमुखता से, और असित कुमार चतुर्वेदी सर ने भी इस बात को रखा था कि भाई जब सिंगल बेंच का जजमेंट आ गया उसके बाद इन्होंने टीटी पे एफिडेविट दिया है, मतलब ये समझे तो हैं। जब एटीआरई हम लोग जीत गए हैं उसके बाद में इनको समझ में आया कि नहीं, यहाँ भी इन बच्चों के साथ गलत हो गया, जनरल के जो बच्चे हैं उनके साथ टीटी में भी गलत हो गया है, हमको ये भी देना चाहिए था, कहीं ना कहीं इनका अहित हुआ है। तो बस फ़र्क इतना है कि वो जो एफिडेविट था 2023 में दिया गया, बस ये बात एक असित कुमार चतुर्वेदी सर ने रखी। अब हम लोग बात करते हैं इस बात पे कि आखिर वो ऐसे 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं जहाँ से हमारा एटीआरई बिल्कुल डिसाइड है और टीटी भी हम लोगों को मिल सकता है। इस पे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहस में हर एक बिंदु बहुत अच्छे से रखा गया है, बड़ा मारने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप समझिए, एक तो रूल 14 के हिसाब से एटीआरई जो है वो आपके उसका पार्ट है, मतलब पात्रता का पार्ट है ही नहीं, वो 8 से उठा के 14 में चली गई है, रूल 14 में। तो इसलिए रूल 14 के हिसाब से आप ये जान लीजिए कि वो भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएगी। तो भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनेगी तो इसका मतलब है कि पात्रता के नियमों से वो हट चुकी है। तो अगर 20 अमेंडमेंट 20, 21 और 22 तीनों को पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और ये बात जज साहब शुरू से लेकर लास्ट तक इस बात पर अड़े हुए थे। लास्ट में उनके वकीलों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें कहीं, तो उस बात पे उनको सुनने के लिए या अंदर से चीज़ें निकालने के लिए वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। हमारे वकीलों से भी कर रहे थे और सरकार से भी कर रहे थे, तभी तो कोई डिसीजन देंगे ना, जब सारी चीज़ें लेंगे। अब देखिए, जब आरक्षण के वकीलों ने ये बात कही कि रिजर्वेशन लास्ट में क्यों नहीं लगेगा, तब जज साहब ने एक बात कही थी, उस बात पे थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा। जज साहब ने एक बात कही, आपको ये बात वीडियो में कोई नहीं बताएगा, या अभी तक जितने वीडियो आए होंगे उनमें ये बात नहीं बताई गई होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से आपका एटीआरई बिल्कुल कंफर्म है और टीटी भी आपको मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जज साहब ने ये पूछा, जो रणविजय सर थे और भसीन साहब, दोनों लोगों से, कि आप हमको ये बताइए कि आखिर आपने एटीआरई में समान पासिंग मार्क क्यों नहीं रखा सबका। अगर आप एटीआरई में समान पासिंग मार्क रख देते तो लास्ट वाले में रिजर्वेशन मिल जाता, यहाँ आपने ये गैप क्यों कर दिया। बहुत छोटी बात है, ध्यान से समझना। तो रणविजय सर ने कहा कि हमने पिछली वैकेंसी में ये करके देखा था कि जनरल और ओबीसी का पासिंग मार्क 68,500 में सेम रखा, तो वहाँ सर हमारी वैकेंसी ही नहीं भरी, बच्चे ही नहीं पास हुए, वैकेंसी खाली चली गई। तो जज साहब ने तुरंत कहा कि यहाँ आपने 5% जैसे डाउन, इसीलिए आपने 5% डाउन किया और अब की बार बच्चे ज़्यादा पास हो गए। तो रणविजय सर ने कहा एग्जैक्टली सर। उसके बाद जज साहब ने कुछ नहीं कहा। अब इस बात को थोड़ा सा सोचिएगा कि या तो जज साहब को आप समझें कि वो इस बात को समझेंगे नहीं, ऐसा क्वेश्चन करने के पीछे लॉजिक क्या था। वो ये जानना चाहते थे कि जब 5% आपने कम नहीं किया 68,500 में, 5% का रिलैक्सेशन आपने नहीं दिया आरक्षित वर्ग के बच्चों को, तो आपकी सीटें नहीं भर पाई, सारे के सारे बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई। और इधर जैसे आपने 5% का रिलैक्सेशन किया वैसे दुगने बच्चे पास हो गए, जो कि मेरिट को 100% प्रभावित कर रहे हैं। और अगर उनमें कोई शिक्षा मित्र पास हुआ होगा
तो वो सीधे सामान्य की सीट पर जाकर, अगर नहीं सारे के सारे उस पर जाकर सामान्य की सीट को ले गए होंगे। क्या ये छोटी सी बात जज साहब नहीं समझ पाए? उन्होंने ये क्रॉस क्वेश्चन किया ही क्यों था, और उसका जवाब रणविजय सर ने क्या दिया? जवाब उन्होंने सही दिया। तो यहाँ से सीधे से साबित होता है कि जैसे ही नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ेंगे रिलैक्सेशन मिलने से, वैसे ही मेरिट प्रभावित होगी और सामान्य की सीटों का घोटाला हो जाएगा, सीधे सामान्य की सीटें चली जाएंगी। एक बात ये, उसके साथ साथ उन्होंने वो चार्ट भी जानना चाहा कि आप हमको ये बताइए कि किस वर्ग का कितना बच्चा सिलेक्ट है। तो तुरंत बताया गया कि 27% जो ओबीसी का आरक्षण होता है, उस 27% के हिसाब से उनकी 18,000 सीटें बनती हैं, जो कि उनको दे दी गई 18,000। उसके अलावा जो ओवरलैप करके गए हैं वो 13,000 ओबीसी गए हैं। इसी प्रकार से एससी का डाटा बताया गया कि 21% में इनकी साहब इतनी सीटें बनती हैं और उसके अलावा ओवरलैप होकर ये इतने गए हैं। उसी प्रकार से एसटी का डाटा बताया गया कि साहब इनकी इतनी सीटें बनती हैं और इसमें लगभग 24 बच्चे ओवरलैप होकर चले गए, और इनकी जो सीटें बची एसटी की वो उठा के हमने एससी में दे दी। ये सारा डाटा रणविजय सर के द्वारा और हमारे जनरल की तरफ से जो लोग थे उन सभी लोगों ने उसको बताया वहाँ पे कोर्ट में कि इस तरह से। तो आखिर जज साहब को यहाँ सही गलत का फैसला करना है या डाटा चेक करना है? डाटा क्या है क्या नहीं है उससे क्या मतलब है? मतलब इस बात से है कि आप सही और गलत का फैसला करिए, लेकिन वो डाटा जानना चाह रहे थे कि वाकई में इनका घोटाला है या महा घोटाला इधर हो गया जनरल की तरफ से। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको आपको वीडियो में कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बात कि ये दोनों क्रॉस क्वेश्चन जज साहब ने किए थे और इस पर उन्होंने ध्यान दिया। ये बातें इस बात की ओर इंगित करती हैं कि सिंगल बेंच का जो जजमेंट है वो अटल सत्य है, पहली बात। और जो हम लोगों ने टीटी पर अपनी आर्ग्यूमेंट कराई, भले जज साहब उसको नहीं सुनना चाह रहे हैं, भले ही लोग कह रहे हैं कि लार्ज प्रिपरेशन में, लार्ज चीज़ों में आप आरक्षण को देखिए, लेकिन आप लार्ज के चक्कर में किसी का हनन नहीं कर सकते हैं। आप लार्ज करिए, खूब लार्ज नहीं करिए, लार्ज के ऊपर जो भी आपका हो स्केल वो लगाइए, लेकिन किसी का हनन करके आप नहीं लगा सकते हैं। फिर हम लोगों का वो कहाँ जाएगा? और तो ये सारी चीज़ें जो हमने कोर्ट में देखी और जहाँ से हम लोग जीत सकते हैं, वो दोनों संभावनाएं हमने आपको बताई कि इस तरह से बातचीत वहाँ हुई है। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि टीटी के फेवर में भी डिसीजन हम लोगों के पक्ष में आ सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर 50-50% का चांस है, बल्कि 60-40 का हम कहेंगे कि टीटी पे भी हम लोगों को मिल सकता है। हालांकि हम लोगों को समय नहीं दिया गया, उसके पीछे जो भी लॉजिक हो। और रही बात ये कि सरकार का जवाब ढुलमुल है, जज साहब का ये कहना तो सिंगल बेंच में भी ढुलमुल था। सरकार ने कहा, उसमें स्पष्ट लिखा है रिट कोर्ट वाले ऑर्डर में कि सरकार को कई बार मौका देने के बाद भी सरकार ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, सरकार अपनी स्पष्टता को नहीं दिखा सकी। तो वही यहाँ तो बहुत स्पष्ट था, टीटी का एफिडेविट है। फिर तो ये चीज़ें हमारे फेवर में, जो कि हम लोगों को सिंगल बेंच में बहुत आराम से जिताने के लिए पर्याप्त है। और बहस दोनों तरफ से अच्छी हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको समय कम मिला, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उन लोगों को ज़्यादा समय मिला, आरक्षित वर्ग के लोगों को, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बस एक ये थोड़ी सी हमको कमी लगी कि आरक्षित वर्ग के लोग जो सब एक दूसरे को खूब भला बुरा कहते हैं, और याची भी उन लोगों के पास बहुत पर्याप्त मात्रा में, इसलिए वो लोग कोर्ट भी आगे जाना चाहते हैं कि वो लोग कोर्ट चले जाएं, ताकि उससे पैसा भी आता है, सारी चीज़ें भी बनती हैं। वो सब लोग भले एक दूसरे को खूब उल्टा सीधा बोलते हों, लेकिन वो सब लोग लास्ट में जाके एक साथ फ़ोटो खिंचवाए। तो उसमें एक हमारा भी नेता था जनरल का, गुस्सा तो मुझे बहुत आई थी, लेकिन मैं सोचा कि चलो छोड़ दो उस बात को, कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन क्योंकि वो लिख रहे थे कि हमारे संघर्षशील साथी, संघर्षशील वो नहीं है, संघर्षशील हम लोग थे जो टंकी के नीचे आप लोगों के साथ संघर्ष किए थे। और आप गिरगिट की तरह रंग बदल के पाला बदल लेते हैं, तो वो जो है ये हमको बहुत बुरा लगा था। और आज जनरल के जो लोगों को साथ होना चाहिए, वो नेतागिरी के चक्कर में साथ ना होके कि हम सर्वश्रेष्ठ हो जाएं, तो सर्वश्रेष्ठ मत बनिए, उत्तम बनने का प्रयास करिए। उत्तम बनोगे तो सर्वश्रेष्ठ अपने आप बन जाओगे। तो हमारा यही कहना है कि कोई भी हो वो इसी तरह से कार्य करे कि उत्तम बनने का प्रयास करे, सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास ना करे, क्योंकि कोई ऊपर नहीं रह पाया है। और लोगों को बरगलाए नहीं,
जो हकीकत है वो रखे, जिसने मेहनत किया है उसकी भी सराहना करे। जय सिया राम, धन्यवाद।